अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने 63A नजरसानी अपील की हिमायत जबकि PTI ने मुखालफत करते हुए बेंच पर एतराज़ उठा दिया है। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों की आज समाअत की। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जब आइन में लिख दिया गया कि नाअहल रुकन जो है वो डिसीट होगा तो डिसीट ही होगा। एक तरफ राय दी गई मुनहरिफ रुकन डिसीट होगा, दूसरी तरफ कहा गया नाअहली की मुद्दत का फैसला पार्लियामेंट करेगी। ये तो तजाद है। लगता है आर्टिकल 63A का फैसला तरीके अदम एतमाद को गैर मुअस्सर बनाने के लिए था। बेंच में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदू खेल, इसके अलावा जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल शामिल हैं। गुज़श्ता रोज़ समाअत पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में बैठने से इनकार कर दिया था। इस पर जजिस कमेटी ने आज नया बेंच तश्कील दिया जिसमें जस्टिस मुनीब की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल किया गया। समाअत के आगाज पर बानी PTI की वकील बैरिस्टर अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठाने की कोशिश की तो इस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें जवाब दिया कि हम आपको बाद में सुनेंगे, अब आप बैठ जाएं। बैरिस्टर अली जफर ने दोबारा कहा कि हमें बेंच की तश्कील पर एतराज है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपसे बता दिया गया है कि आपको बाद में सुना जाएगा, अब लार्जर बेंच मुकम्मल है तो कार्रवाई शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जो हैं शहजाद शौकत ने दलाइल देते हुए कहा कि 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट बार ने दरख्वास्त दायर की। 21 मार्च को 4 सवालात पर मबनी सदारती रेफरेंस भिजवाया गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या रेफरेंस और आपकी दरख्वास्तों को एक साथ सुना जा सकता था। शहजाद शौकत ने जवाब दिया कि 27 मार्च उस वक्त के वज़ीर आज़म ने एक रैली निकाली। इस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें टोक दिया कि सियासी मामलात पर बात ना की जाए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मजीद कहा कि 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक आई। 21 मार्च को PTI हुकूमत में सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा। हमारी दरख्वास्त आर्टिकल जो है 184(3) के तहत दायर हुई। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस दायर किया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि एक तरफ राय दी गई कि मुनहरिफ रुकन डिसीट होगा, दूसरी तरफ कहा गया कि नाअहली की मुद्दत का फैसला पार्लियामेंट करेगी। यह तो तजाद है। जब आइन में लिख दिया गया कि नाअहल रुकन डिसीट होगा तो डिसीट होगा। चीफ जस्टिस की राय में कहां कहा गया कि डी सीट होगा? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि डी सीट करना है या नहीं, ये तो पार्लिमानी पार्टी के हेड को फैसला करना है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या अदालत की ये राय सदर के सवाल का जवाब थी? सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने जवाब दिया कि ये राय सदर के सवाल का जवाब नहीं थी। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 63A के फैसले में कहां लिखा है कि वोट ना गिने जाने पर बंदा नाअहल होगा? ये फैसला तो मामले को पार्टी सरबराह पर छोड़ रहा है। पार्टी सरबराह की मर्जी है, वो चाहे तो उसे नाअहल कर दे। पार्टी सरबराह अगर डिक्लेरेशन नाअहली का भेजे ही नहीं तो क्या होगा फिर? इस पर शहजाद शौकत ने कहा फिर तो ये मामला खत्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि क्या फैसले में ये कहा गया कि वोट देने और काउंट ना होने पर फौरी नाअहली होगी? इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, फैसले में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर आज़म हटाया ही नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि आर्टिकल 95 तो गैर फ़ाल ही हो गया। शहजाद शौकत ने मजीद कहा कि अगर वोट गिना ना जाए तो फिर बजट पार्लियामेंट से मंजूर होने की शर्त क्यों है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वोटिंग की मश्क होती है, इसीलिए होती है कि इसे गिना भी जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मजीद इफ्तिसार किया कि किसी रुकन असम्बली ने अगर ज़मीर की वोट पर आवाज देना हो, इसका फैसला कौन और कैसे करेगा? पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने इस मौके पर कहा कि पीपल्स पार्टी भी सदारती रेफरेंस की मुखालिफ है। पीपल्स पार्टी के वकील ने मजीद कहा कि हमारा मौकिफ है कि सदारती रेफरेंस फैसले के जरिए आइन में नए अल्फाज जो हैं वो शामिल हुए। अब PTI के बानी इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हम नजरसानी अपील की मुखालफत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज के हुक्मनामे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नजरसानी 3 दिन ताखीर से दायर की गई। मुख्तसर हुक्मनामा 17 को आया जबकि नजरसानी 23 को दायर की गई। तफसीली फैसला कब जारी हुआ, सुप्रीम कोर्ट दफ्तर जायजा लेकर बताए। बाद अज़ां केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। समाअत के बाद बैरिस्टर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि कल की बहस के बाद मौजूदा खत्म हो जाएगा। मेरी नज़र में ये जो बेंच है, जब तक के वो प्रॉपर जो दुरुस्त कमेटी है उसको तश्कील नहीं देती, मेरी नज़र में ये बेंच जो है वो गैर आइनी, गैर कानूनी है। हमारे मुल्क में आइनी क्राइसिस तो है लेकिन अब एक जुडिशल क्राइसिस भी पैदा हो गया है और ये ऐसा सीरियस जुडिशल क्राइसिस है कि ये पूरे मुल्क को, पूरी जमहूरियत को, पूरे आइन को हिला सकता है और गिरा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि कल आप सुने बहस इंशाल्लाह
उम्मीद यही है कि जज साहिबान उस बहस के बाद इस बेंच को खत्म कर देंगे। आपको बताते चले कि 17 मई 2022 को उस वक्त की चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सदर मुमलिकत की जानिब से आर्टिकल 63A की तशरीह के सदारती रेफरेंस पर 3-2 की अक्सरियत से फैसला दिया था। जजेस ने फैसले में यह करार दिया था कि मुनहरिफ अराकीन असम्बली का वोट शुमार नहीं किया जाएगा और पार्लियामेंट उनकी नाअहली की मुद्दत के लिए कानून साजी कर सकती है। उस 5 रुकनी लार्जर बेंच में चीफ जस्टिस उस वक्त के उमर अता बंदियाल के साथ साथ जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर आलम मियां खैल और जस्टिस जमाल मंदुखेल शामिल थे। दूसरी जानिब आईनी तरमीम के मामले पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की पुरजोर मुहिम जारी है। आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब में उनका यह कहना था कि आईनी अदालत में जस्टिस काजी फायज ईसा बैठे या जस्टिस मंसूर, उन्हें कोई मसला नहीं। I have not come to you for any specific person. I don't give a damn कि इस्लामाबाद में क्या लड़ाई हो रहा है भाई, मेरा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। आपका पर्सनल स्पेसिफिक एतराज है सर। This one person I do not want. I hold both Justice Faiz Issa and Mansoor Ali Shah in the highest regard. मेरा कोई एतराज नहीं होगा कि उनमें से जो भी आए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे बैठे। आईनी अदालत आप कैसे कह सकते, आप नहीं मानेंगे। जो आइन होगा आप मानेंगे। अगर आइन कहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा, आपने प्रैक्टिस नहीं करना, ना करे। आईनी तरामीम के मामले पर मुस्लिम लीग उस तरह से अब फ्रंट फुट पे नहीं है जिस तरह 2 हफ्ते पहले तक थी, और वो दावे जो कर रहे थे कि 2/3 अक्सरियत भी उन्हें हासिल हो गई है, वो भी इस मामले पर फिलहाल खामोश है। आईनी तरामीम के मामले पर पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान राब्ते जारी हैं और गुज़श्ता रोज लाइव विद आदिल शाज़ेब में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने तरामीम का जो डॉक्यूमेंट है वो JUI के हवाले कर दिया है। मौलाना साहब ने ये फरमाया कि उनकी सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और उनके भाई ज़िया रहमान साहब ये नवीद कमर साहब के पास आए, मैं भी मौजूद था। हमने अपना ड्राफ्ट जो मुर्तज़ा वो आपके पास था हमने शेयर किया उनके साथ, और उन ड्राफ्ट के जो दिया जो प्रोविजंस थी जिस पे हम अमेंडमेंट लाना चाहते थे वो उनके साथ डिस्कस की। हमने अपना इनपुट दिया और उन्होंने फिर वो ड्राफ्ट ले लिया। उन्होंने कहा जी हम अपनी जमात के साथ इसको डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने, जबकि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUI से उनका ताल्लुक है, मारूफ लॉयर भी हैं। जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। एक तो पहले 63A पे थोड़ी सी बात कर ली जाए। ये मामला एक दफा फिर ऐसे लग रहा है कि लिटरली अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट को वो बिल्कुल डिवाइड कर गया है। एक तो इसकी टाइमिंग पर PTI एतराज उठा रही है कि एक तो आप सदारती ऑर्डिनेंस लेके आ गए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी, और उन्हें एतराज ये है कि शायद ये जब आईनी तरमीम के लिए वोटिंग होगी तो 4-5 PTI के वोट जो हैं वो टूटेंगे। जी कामरान साहब। ऐसा है कि 63A पे मेरा अपना जो व्यू पॉइंट ये है कि ये आर्डर जो है, जो आर्डर अंडर रिव्यू है वो दुरुस्त नहीं है, या जजमेंट अंडर रिव्यू है वो दुरुस्त नहीं है। मगर इसके साथ साथ जिस तरह से केस फिक्स हुआ और जिस तरह से केस फिक्स करने से पहले जो एक्सरसाइज हुई वो भी दुरुस्त नहीं है। नतीजा जो है मज़ीद तकसीम की सूरत में निकलेगा। कौम पहले से तकसीम है और इस तकसीम का नतीजा जो है वो मुल्क के लिए, कौम के लिए वो बहुत ख़राब होगा। आप सुप्रीम कोर्ट का हाल देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क की आला अदालत है और उस आला अदालत में जो डिवीज़न मौजूद है और वो डिवीज़न जो है वो नीचे तक जाती है फिर, और जिस तरह से लोग अंदाजे करके या लोगों की स्पेकुलेशंस होती हैं कि फ़लाँ बेंच बना है तो अब फ़लाँ फ़ैसला होना है, अब फ़लाँ बेंच बना है तो अब फ़लाँ फ़ैसला होना है, ये बहुत तकलीफ देह है, अफसोसनाक है। इस तासुर को ख़त्म करना चाहिए। इसके लिए हम सारे जो है ना इसके ज़िम्मेदार हैं, और इंक्लूडिंग जजेस भी, और शायद उनकी ज़िम्मेदारी हमसे ज़्यादा है। उनको भी जो है ना इस मामले को ठीक करना चाहिए। हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है, उनको भी मामलात को दुरुस्त करना चाहिए। नहीं करेंगे तो ये निज़ाम तेज़ी से ज़मीन बोस हो रहा है। अब जो भी कर लें उसका नतीजा जो है ना वो उन तबकात के ख़िलाफ़ ज़्यादा निकलेगा जो आज इसके बेनिफिशरी हैं। शायद उन तबकात को भी तकलीफ़ पहुँचे जो बेनिफिशरी नहीं है, मगर जो है ना वो जो बेनिफिशरी हैं वो ज़्यादा तकलीफ़ में होंगे। तो अभी भी वक्त है कि हम मामलात को दुरुस्त कर दें, वरना ख़राबी जो है वो हमारे दरवाजे तक आ गई हुई है। ठीक।
मुर्तज़ा वाब साहब, आपने कामरान साहब की बात सुनी। पीपल्स पार्टी का इस पर बड़ा क्लियर कट स्टांस है कि वोट गिना जाए, और 63A का वो जो फैसला था वो लिटरली आइन को उस वक्त रीराइट किया गया था। लेकिन अब कामरान साहब की भी राय तकरीबन ये है, लेकिन वो भी इसकी टाइमिंग पर सवालात उठा रहे हैं कि जिस तरीके से बेंच बना और पूरा सारा, क्या कहेंगे आप इस पर? आदिल, देखें, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, आप पाकिस्तान में किसी सहाफ़ी से बात करें, किसी वकील से बात करें, वो आपको इस बात पर ज़रूर ये कहेगा कि जो 63A का फ़ैसला था वो इफ़ेक्टिवली जज साहिबान ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और उन्होंने रीराइट करते हुए कुछ अल्फाज को ऐड कर दिया जिसकी इजाज़त आईन पाकिस्तान नहीं देता। आईन पाकिस्तान बिल्कुल अनइक्विवोकल टर्म्स में ये कहता है कि आईन पाकिस्तान को अमेंड करने का तरीक़ाकार क्या है, और वो तरीक़ाकार का जो इस्तेहकाक है, जो इख्तियार है, वो किसका है? वो मुअज़्ज़िज़ पार्लिमान का है। तो पहली चीज़ तो ये है कि क्यों गलत तशरीह की गई या क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को या आइन को रीराइट करना किया गया। जब जज साहिबान अपने डोमेन से बाहर निकल के सियासी मामलात में इंटरवीन करेंगे तो मैं समझता हूँ उसके जो नताइज होते हैं ना वो इतने मुस्बित नहीं होते। और मेरा ये मानना है बड़े एहतराम के साथ कि लीगल फैसले से ज़्यादा ये एक पॉलिटिकल फैसला था जिसके रेपरकशंस आज हम सबको देखने में आ रहे हैं। तो जो टाइमिंग की बात की जाती है ना, मैं कहता हूँ देयर इज ऑलवेज अ गुड टाइम टू डू समथिंग एंड देयर इज ऑलवेज अ बैड टाइम फॉर डूइंग समथिंग। जब भी आप कोई चीज़ करने जाएंगे, जो उसके हामी हैं वो कहेंगे इससे अच्छा टाइम हो नहीं सकता, और जो उसके मुखालिफ हैं वो कहेंगे इससे बुरा टाइम नहीं हो सकता। बहसियत कानून के तालिब इल्म के मेरा ये मानना है कि जो आइनी पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। वो आइनी पैरामीटर क्या कहता है? वो ये कहता है कि गलत फैसला कोई हो तो उस गलत फैसले की आप नज़रसानी दायर कर सकते हैं। नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई किसकी तरफ से? सुप्रीम कोर्ट के वकला की जो इलेक्टेड बॉडी है उसकी जानिब से फाइल की गई, नंबर 1। नंबर 2, उनका प्ली किया है कि इसके अंदर जो फैसला है वो इफ़ेक्टिवली आइन और कानून के मुनाफी है, बल्कि वो एक कदम आगे जाता है और आइन को तब्दील करता है या उसको अमेंड करने की कोशिश करता है। तीसरी चीज़ ये है कि इतने दिन से ज़ेरे इल्तिवा था, क्यों नहीं सुना गया? हम तो कहते हैं पहले सुन लेना चाहिए था, क्यों नहीं सुना गया? अब अगर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनने का फैसला कर लिया है तो मैं ये समझता हूँ हम सबको उन प्रोसीजर्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। जब कोई शख्स कहता है, मैं बहसियत अगर मैं बेंच का रुकन हूँ, मैं बहुत एहतराम करता हूँ मंसूर अली शाह साहब का, मुनीब अख्तर साहब का, ये कहना कि ये गलत बेंच फिक्स की गई है, क्वेश्चन एज अ लॉयर ये पूछने की ज़रूरत है क्या बेंच फिक्स करने का इख्तियार कानूनी एतबार से चीफ जस्टिस साहब की उस कमेटी को था? इसका जवाब है हाँ था। ऑर्डिनेंस इज पार्ट ऑफ लॉ। आर्टिकल 89 हुकूमत को, रियासत को इजाज़त देती है कि आप 120 दिन के लिए ऑर्डिनेंस का इजरा कर सकते हैं। उन्होंने ऑर्डिनेंस का इजरा किया, वो जो कानून है उस कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस साहब ने बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया, कोशिश की कि मुनीब अख्तर साहब चूंकि रिव्यू फैसला है वो उन्होंने खुद इनकार कर दिया, या इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा मेरे इस पे एतराज़ात हैं। तो दो फैसले करने थे, या तो मुनीब अख्तर साहब का इंतजार किया जाता, क्या इंसाफ किसी का इंतजार कर सकता है, या बेंच को फिक्स कर लिया जाता। उन्होंने बेंच को फिक्स कर लिया और एक ऑनरेबल जज सुप्रीम कोर्ट के जिसने आइन के तहत हल्फ लिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के 17 मुअज़्ज़िज़ जजेस में से एक है, उसको उसने शामिल कर लिया गया। अब मुझे जब मेरिट नहीं होती ना आपके आर्ग्यूमेंट में तो आप टेक्निकलिटीज़ में चले जाते हैं कि जी टाइमिंग ख़राब है। मेरा ये मानना है कि 63A का फैसला जब हम सब मुत्तफ़िक हैं कि वो गलत फैसला था, तो मैं तो ये समझता हूँ पहले ही पार्लियामान को बैठ के इसके ऊपर कानून साजी करनी चाहिए थी। जब कानून साजी आपने नहीं की तो दूसरा ऑप्शन जो है, मैं तो शुक्रगुजार हूं सुप्रीम कोर्ट बार का कि आपने आइन की सरबुलंदी की जंग लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास गए और कहा कि आपने गलत तशरीह की है इसकी। कामरान मुर्तज़ा साहब ये बताइएगा, असल मामला जो है आइनी तरमीम की तरफ आते हैं। मौलाना साहब से काफ़ी तफसीली नशिस्त हुई हमारी, आप भी उसमें मौजूद थे। अब आप इंतज़ार कर रहे थे पीपल्स पार्टी के डॉक्यूमेंट का, ड्राफ्ट तो उसे अभी फ़िलहाल मुसवदा नहीं कहा जा सकता, वो अब आपको मिल चुका है। सो वेयर डज द JUI स्टैंड्स नाउ? देखिए उस वक्त जैसे कि आप जो इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हो भी, तो मैं कोयटा में हूँ और मैं आ रहा हूँ। मुझे नवीद कमर साहब का जो है आज मेरी मैसेजेस का तबादला मेरा उनके साथ हुआ है। वो मुझे कर रहे थे कि मैं आ जाऊँगा आज, मगर वो कल वो ख़ुद भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी थे, मैं भी अपने शहर आया हुआ था।
तो मैं कल का दिन छोड़ के परसों मैं पहुंच जाऊंगा, तो फिर परसों के बाद फिर मौलाना साहब की इजाज़त से फिर आगे बढ़ते हैं। उनको पहले एक दफ़ा जो है उस सौदे के हवाले से मुझे इत्मीनान में लेना पड़ेगा, फिर जो कुछ कहेंगे वो उसके मुताबिक मुझे आगे चलना पड़ेगा। बहरहाल मुसवदा मेरे साथ आ गया है और काफ़ी चीज़ें जो है ना उसमें से निकल गई हैं जो फंडामेंटल राइट के मेरे ख्याल में अगेंस्ट थी, या कोर्ट के जो है ना वो मामलात को जिससे जो उनके इख्तियार, जो हाई कोर्ट का इख्तियार जो 199 में था उसको कम किया गया था। तो स्टिल मतलब मुझे गाइडेंस की ज़रूरत होगी पॉलिटिकली, जो मेरे पार्टी लीडर्स जो है ना जो जिस तरह से वो आगे मुझे बढ़ने का कहेंगे मैं उस तरह से फिर आगे बढ़ पाऊँगा। ठीक। मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने भी देखा होगा डॉक्यूमेंट, और मौलाना साहब ने फ्रैंकली स्पीकिंग 4-5 दिन पहले जो हम नशिस्त हुई काफ़ी तफसीली, उन्होंने ये एडमिट किया कि काफ़ी सारी चीज़ें जिन पर हमारा एतराज़ था, क्योंकि कंसेंसस की तरफ पीपल्स पार्टी बढ़ना चाह रही है। अब इस वक्त उसमें क्या कोई मेजर चीज़ ऐसी है कि आप समझते हैं कि मौलाना साहब उस पर राज़ी नहीं हैं अभी, लेकिन आपने उस ड्राफ्ट में डाल दी है? देखिए, जो ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी का है वो पहले दिन से आईनी अदालत के हवाले से है कि आईनी अदालत को कैसे क्रिएट किया जाएगा और जजेस की जो तैनाती का प्रोसेस है उसको आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं। हमारी जो सजेशन थी, हमारी जो गवर्नमेंट को प्रपोजल था, वो इन्हीं मुहरकात पर मबनी है और वो डॉक्यूमेंट हमने कामरान साहब के साथ शेयर किया है। हमारा ये मानना है कि जो जजेस की तैनाती है वो 18वीं आईनी तरमीम के बाद आदिल एक 19वीं तरमीम आई थी मुनीर भट्टी केस के बाद, जी 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 जी, जिस फैसले के अंदर उन्होंने पार्लिमानी कमेटी को इफेक्टिवली रिडंडेंट कर दिया और कहा कि जी जो फैसला होगा वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, क्योंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जजेस भी हैं, वजीर कानून भी है, अटर्नी जनरल भी हैं और बार एसोसिएशन भी है। तो इसलिए पार्लिमान जो है वो उसके ऊपर, वैसे इन दोनों मामलात पर मौलाना साहब ने हमें जो बताया था कोई डिसएग्रीमेंट उनका नहीं है। सिर्फ चीफ जज जो लगेगा, उन्होंने 3 सजेशन दी थी, कामरान साहब बैठे हुए थे, कि चीफ जज जो है वो 67 भी हो सकता है, या उनका फिक्स टर्म भी हो सकता है, या 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से भी वो हो सकता है। तो ये यहाँ पर आपका क्या आर्गुमेंट है पीपल्स पार्टी का? मैं पहले आपको सिर्फ ये समझा दूं ना कंटूर्स क्या है। ठीक। तो उसके अंदर फिर उन्होंने एक जेसीपी रूल्स इफ्तिखार चौधरी ने पास किए खुद जी। वो रूल्स ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब नाम प्रपोज करेंगे, तो जज साहिबान खुद बैठ के फैसला कर लेते थे, ना वजीर कानून नाम दे सकता है, ना बार एसोसिएशन नाम दे सकती है, तो एक यकतरफा सॉर्ट ऑफ फैसला होता था। तो बार ने भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया था। मैं खुद भी एक ज़माने में जुडिशल कमीशन का रुकन रहा हूँ, कामरान साहब भी रहे, बार का भी मौक़िफ़ था, हुकूमत का भी ये मौक़िफ़ था कि जी कंसल्टेटिव प्रोसेस होना चाहिए और हर मेंबर को, जो आईनी कमीशन का मेंबर, उसको इख्तियार होना चाहिए कि नाम प्रपोज करे। तो अब जो हम प्रपोज करना चाह रहे हैं वो एक बैलेंस है, जिसके अंदर सबसे बड़ा नंबर जो है वो जज साहिबान का होगा, उसके बाद हुकूमत भी होगी उसके अंदर बार भी होगी और ऑपोजिशन भी होगी। अच्छा। यानी कि कोई वजीर आजम या कोई वजीर कानून ये फैसला ना करे, कोई चीफ जस्टिस अकेले फैसला ना करे, कंसल्टेटिव प्रोसेस के जरिए ये फैसला, हम समझते हैं एक बड़ा बैलेंस्ड मुसवदा वो बन के आया है। हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उस बैलेंसिंग प्रोसेस के जरिए तमाम तैनाती होनी चाहिए। जो मौलाना साहब का ख्याल है कि 3 या 5 नाम भेजें और उनमें से किसी एक को चुन लिया जाए, अब माजी में फैसला ये बेहतर देखने में आया है कि जो सीनियर मोस्ट जज है ना, उसकी तैनाती लीड्स टू लेस फ्रिक्शन इन द इंस्टीट्यूशन। तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये, लेकिन अगेन वी आर ओपन टू बीइंग कन्विंस्ड कि हम सब जिस तरह भी मशावरत के साथ इन चीज़ों को पूरा कर लें। जो एज की बात है आदिल साहब, हमने प्रपोज ये किया है कि हर सूबे की इक्वल नुमाइंदगी होनी चाहिए उस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर, और चीफ जस्टिस जो है वो रोटेशन पे होगा, 3 साल का, 2 साल का, 4 साल का टेन्योर की आपका टेन्योर, ताकि एक रीजनेबल टाइम इस चीफ जस्टिस साहब को मिले कि वो अपना जो भी रिफॉर्म बेस्ड एजेंडा है वो काम कर सके और हर सूबे को मौका मिले कि मेरा चीफ जस्टिस बनेगा, ताकि किसी एक सूबे की जो एक मोनोपोली बन जाती है या कंट्रोल, एक तासुर ये आता है, उस तरह की चीज ना हो। तो एक बड़ा बैलेंस्ड मुसव्वदा है और पीपल्स पार्टी आज भी ये समझती है कि हम इंगेज करने को तैयार हैं, हम हर किसी के साथ इंगेज करने को तैयार हैं, ताकि एक ऐसा डॉक्यूमेंट बने जो कि आने वाले वक्तों में, दिहाइयों में
पाकिस्तान को जो बार बार ये अदलो इंसाफ के मसाइल होते हैं ना, इनसे हम बाहर निकल सकते हैं। अच्छा कामरान मुर्तज़ा वहाब साहब का एक तो बड़ा तफसीली जवाब आया, उसमें तो कोई ऐसा मेजर डिसएग्रीमेंट हमें नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता एक जो मामला था जो कि उसका मिलिट्री कोर्ट्स वाला था, सिविलियन का ट्रायल का, उस पर मौलाना साहब जो थे उन्होंने ये हमें बताया कि जी जो हालात हैं दहशतगर्दी के और उसके, तो आम कोर्ट्स में आम जजेस के लिए फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर उसके बाद जो है ये भी आया कि अभी तक JUI ने इस पर फैसला नहीं किया। अब पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है, जो मुर्तज़ा वहाब साहब से भी मेरी बात हुई थी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी हुई थी, वो ये कहते हैं कि अगर हालात ऐसे हैं तो एक सिक्योरिटी कमेटी होगी, उसकी बुलाई जाए या आप जॉइंट सेशन बुलाएं और ब्रीफिंग दी जाए, और इसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, ये फैसला कंसेंसस के साथ हो सकता है। इस वक्त JUI का क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखिए, मिलिट्री कोर्ट पे पहले तो एक चीज़ और पहले बता दूं कि इसमें जो हमारी और मुर्तज़ा साहब की मीटिंग थी, उसमें एक हमने इनको एक और तजवीज़ भी रखी थी और कहा था कि PTI को भी इंगेज करिए, और PTI जो है इसमें शरीक हो, उनकी 80-90 सीटें हैं, उनको आउटराइटली हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, ये हमारा मैंडेट नहीं है, बल्कि ये चूंकि उनको लेकिन सर कतई कलामी की माफ़ी कामरान साहब, वो तो JUI ने उनको इंगेज करना था। मौलाना साहब ने खुद ये कहा था कि हम उन्हें इंगेज करें। इस डॉक्यूमेंट पे भी हमने आपके सामने रखी थी, शायद आपसे भूल गई होगी, इसको ज़रा थोड़ा सा वो करिएगा। तो इसमें हमने कहा था कि इसके ऊपर भी जो है ना ज़रा आप सोचिएगा, तो प्रिंसिपली जो है ना इसके ऊपर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं आया था। मैं ये नहीं कहता कि एग्रीमेंट हो गया था, मगर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं था कि उनको भी इंगेज किया जाए और उनके साथ बात की जाए। अब वो उसकी बाकी चीज़ें तय की जा सकती हैं कि किस तरह से वो हो। अच्छा, अब वो जो मिलिट्री कोर्ट का मामला है, मिलिट्री कोर्ट का मामला जो है ये बड़ा जो है वो नाजुक है। जहाँ पे आप कोई चीज़ जो रेगुलर कोर्ट के मामले को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो वहाँ पे हालात जैसे भी हों, उस हालात की वजह से क्या जो है ना वो आप मिलिट्री कोर्ट बना लें। देखिए, आप सुप्रेशन पता नहीं, मेरा ख्याल है 1976 से जो है ना मुख्तलिफ जो है ना स्पेशल कोर्ट्स बना रहे हैं, और इसी तरह से इस नामों पे बना रहे हैं कि जी आज हालात अच्छे नहीं हैं, आज हालात अच्छे नहीं हैं, और हर आने वाले दिन में हालात ख़राब हुए। तो मिलिट्री कोर्ट भी हम इससे पहले बना चुके, शायद 2 दफ़ा बना चुके। एक दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशन कवर था और एक दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशन कवर नहीं था। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कवर जब नहीं था वो उड़ गया, और जो कॉन्स्टिट्यूशन कवर था वो मेंटेन हुआ और उसमें सनसेट क्लास था। मगर क्या उसके बाद ये मामला सेटल हो गया? तो आंसर है कि मामला सेटल नहीं हुआ। मामला सेटल करने के लिए जो है ना दूसरी चीज़ें हैं जिसको आपने सेटल करना है, और वो सियासी फ़ैसले ऐसे करने हैं जिसके नतीजे में जो है ना वो सूबों में जो जहाँ पे जो है ना अनरेस्ट है, वहाँ पे ठीक होना चाहिए। मुर्तज़ा वहाब साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ये इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन। आईनी तरमीम पर बात हो रही है और पीपल्स पार्टी की जानिब से चेयरमैन बिलावल के जो तर्जुमान हैं, मेयर कराची हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब लीड कर रहे हैं इस चीज़ को, और JUI की जानिब से कामरान मुर्तज़ा साहब लीड कर रहे हैं। दोनों आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। कामरान साहब, लेकिन अगर इस पर कंसेंसस पैदा हो जाए सबका, और पीपल्स पार्टी जो कह रही है कि जी बिलावल साहब ने तो हमें भी ये कहा था कि जॉइंट सेशन बुला लें बलूचिस्तान के हालात पर, KP के हालात पर, और पार्लियामेंट को इन कैमरा भी ब्रीफ किया जा सकता है, फिर जो भी डिसीजन हो कंसेंसस के साथ उसके साथ आगे चला जाए, तो क्या आप इस तजवीज़ से मुत्तफिक हैं? कंसेंसस के तो हम हामी हैं, मगर जो है ना मिलिट्री कोर्ट के हम हामी नहीं हैं। ये मैं क्लैरिटी के साथ आपको कह रहा हूँ कि मिलिट्री कोर्ट के हामी नहीं हैं। आप विदाउट फेस कोर्ट कर लें, दुनिया में होती है, इटली में थी कोर्ट विदाउट फेस, और इस तरह से और दूसरी मुल्कों में मुख्तलिफ सिस्टम है। मगर आप जो है ना निज़ाम जो है वो सिविल ही रखिए, सिविल निज़ाम को जो है ना उसमें उस तरफ ना जाने दीजिए। जब आप इसको ले जाने लगेंगे तो फंडामेंटल राइट जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। आज भी जो है ना इस हवाले से आपकी दुनिया में बातें शुरू हो गई हैं कि ये जो है ना मिलिट्री कोर्ट के हवाले से, और इसमें जो है ना वो हमारा इमेज ख़राब हो रहा है। तो इमेज ख़राब होने से बचाइए। रेगुलर साइट पे आप उसके लिए बेहतर बातें मुमकिन हैं। आज दुनिया बहुत जदीद हो गई है। क्या ज़रूरी नहीं है कि चेहरा दिखाया जाए, ज़रूरी नहीं है कि विटनेस का चेहरा दिखाया जाए, ज़रूरी नहीं है कि जज का पता चले, उनको नंबर दिए जा सकते हैं, ये मुमकिन होता है। मगर ये इस तरह से कि मिलिट्री कोर्ट का कॉन्सेप्ट जो है ना वो पहले भी नहीं चला, अब भी शायद नहीं चल पाएगा। ठीक, मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने सुना कामरान साहब को, एक तो उनको रिस्पॉन्ड कर दें, दूसरा
मेरी राना सनाउल्लाह साहब से भी आज बात हुई, उन्होंने कहा कि उनके अल्फाज ये थे कि बिल्कुल अगर कंसेंसस नहीं होता तो बिल्कुल नहीं ये होना चाहिए। पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? देखिए, पीपल्स पार्टी के सामने इन्होंने कहा ना इमेज पाकिस्तान का, आई थिंक इमेज से ज़्यादा हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए क्या हमारी आवाम का जानो माल महफूज है या नहीं। जो ग्राउंड रियलिटी है, आप ख़ुद वाकिफ़ हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हाल है, बलूचिस्तान में क्या हाल है। तो टेररिज्म का राइज़ आया है। आपको याद होगा जब APS का बड़ा बदकिस्मत वाक़या हुआ था तो एक नेशनल नैरेटिव बना, नेशनल एक्शन प्लान बना, और उससे पहले तमाम सियासी जमातें पार्लियामान में बैठी, लीडरशिप बैठी और उन्होंने सख्त फ़ैसले किए और सनसेट क्लॉज के साथ मिलिट्री कोर्ट्स की तैनाती की गई, 2 साल का टाइम दिया गया, जुडिशल रिव्यू की इजाज़त के साथ। उसका नतीजा आदिल ये हुआ कि ये आइडियल निज़ाम तो नहीं है, इससे मैं इत्तफाक करता हूँ, लेकिन जो हालात हैं वो भी आइडियल नहीं है। तो जब सख्त सिचुएशन होती है तो कहीं ना कहीं आपको सख्त फ़ैसले करने होते हैं, लेकिन नेचुरली वो सख्त फ़ैसले करते वक्त आपको तमाम पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखना चाहिए। जो उसूल सुप्रीम कोर्ट ख़ुद वज़ा कर चुकी है अपने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, आप उनको फॉलो कर लें कि उनका जुडिशल रिव्यू हो उन फैसलों का। सख्त फ़ैसले आपको करने पड़ेंगे। और जब मैं समझता हूँ नेशनल एक्शन प्लान बना था 2014 के अंदर, उसका नतीजा बड़ा मुस्बित हुआ पाकिस्तान भर में। हम कराची में देखते थे बड़े ख़तरनाक हालात थे। उस नेशनल एक्शन के प्लान के बाद जब प्रोविंशियल एक्शन प्लान बना, एपेक्स कमेटीज़ बनी, उससे फ़ायदा इन्फोर्समेंट में बेहतर हुआ, बेहतर तरीके से काम कर सके, और जो कराची शहर के अंदर खौफ की फ़िज़ा थी हम उसको तोड़ने में कामयाब हुए। और यही चीज़ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी हुआ। तो हमें इस बात का अदराक होना चाहिए कि सिचुएशन बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन को डील करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसले करने की ज़रूरत है, लेकिन वो तभी हो जब तमाम लोग मुत्तफ़िक हों इसके ऊपर कि हाँ यार ये करना नागुज़ीर है। नंबर 1। नंबर 2, आदिल, मैं खुद जब सेनेट का रुकन था, ये जो उन्होंने बात की ना, इटली की मिसाल दी, प्रोटेक्शन ऑफ जजेस की, प्रोटेक्शन ऑफ विटनेसेस के हवाले से, बिल्कुल सही बात है। ये कोलंबिया में हुआ, ये इटली में हुआ माफियाज़ के ख़िलाफ़। 2018 में मैंने ये सेनेट से कानून पास कराया, दहशतगर्दी के कानून के अंदर तरमीम पास हुई 2018 में, जो कहता है कि जजेस की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ ना करें, विटनेस की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ ना करें, नंबर वाइज आप आ जाएं। जो हमारे यहाँ आइडेंटिफिकेशन परेड होती है वो जिस तरह होती है ना, खुली बिल्कुल, उस तरीके से ना हो, आप बंदों को प्रोटेक्ट करें। अगर किसी बंदे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाए तो उसकी आइडेंटिटी चेंज करने की आपको इजाज़त हो। ये 18 में कानून पास हुआ है। मैं आज पूछता हूँ किसी से भी, 6 साल हो गए कानून पास हुए, अगर एक एग्जाम्पल है हमारे मुल्क में कि ये चीज़ हो रही हो। बदकिस्मती के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जुडिशरी और हुकूमत की एंगेजमेंट जो है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन एंगेजमेंट ना होने की वजह से आपका निज़ाम जो है ना वो डिसफंक्शनल होता जा रहा है। देखिए, सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की तकरीबन यही पॉइंट ऑफ व्यू मौलाना साहब का भी था। वो मतलब पहली दफ़ा उनका ये कहना है कि उनके गांव में दहशतगर्द आ गए हैं, वो पेट्रोलिंग और वो कर रहे हैं। लेकिन जो कामरान साहब का आर्गूमेंट था वो भी आपने सुना। इस पर अगर कंसेंसस, अगर मौलाना साहब नहीं मानते तो क्या स्ट्रेटजी फिर अपनाई जाए? देखिए, तो हुकूमत नेचुरली इसको फ्लोट करती है कि वो कितना सीरियस है इस हवाले से। क्या पार्लियामान का इजलास बुलाया जाता है, नहीं बुलाया जाता है, ये तमाम चीज़ें होना ज़रूरी हैं। एंड एज आई सेड कि इफ़ एट ऑल ये फ़ैसला हो तो फैसला कंसेंसस के साथ हो, उसमें यूनानिमिटी हो, तमाम जो मारूजी हालात हैं उसको मद्देनज़र रखने के बाद कि लोगों को बताया जाए कि ये हालात हैं, ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, और ये कि इवेंचुअल जुरिस्डिक्शन जो है ना आपकी हाई कोर्ट की होनी चाहिए कि उसको रिव्यू कर सके कि जो फैसला उस अदालत ने किया है ये ना हो कि वो हतमी हो जाए, उसको आप अपील पिटिशन के जरिए जो है वो कर एक बड़ा एतराज़ ये भी है, फिर मैं कामरान साहब के पास भी जाता हूँ कि जी अब PTI इस पर नहीं मानेगी। उनका दावा ये है कि जी ये सब कुछ हो रहा है 9 मई के तनाजुर में और हमें हमारी प्रोसिक्यूशन की जाएगी। क्या कहिएगा आप इस पर? यार आदिल, बड़ी बदकिस्मत सिचुएशन है। खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। आपने मौलाना साहब से गुफ्तगू की, उनने भी आपको बताया ना, और हमारे दोस्त यार बताते हैं कि हालात कितने ख़राब हैं। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उन हालात को कंट्रोल करने में तो शायद सिचुएशन बेहतर हो सकती है ना। तो PTI तो अनफॉर्चुनेटली वो एक शख्स के इर्द गिर्द घूम रही है जो वो कहता है उस चीज़ को आगे लेकर चलने की ज़रूरत है।
आपको याद होगा APS वाक़या भी पेशावर में हुआ था जी, हुकूमत PTI की थी, वो हालात ऐसे हुए कि सबको एक साथ बैठना पड़ा, धरना चल रहा था इस्लामाबाद में जी, वो खान साहब को उठना पड़ा जी, और फिर एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड हुआ। मैं फिर ये समझता हूँ कि हम कितनी जानें कुर्बान करके अपने ज़ाती मफादात को साइड में रख के कौमी नज़रिए का सोचेंगे, कौमी मफाद का सोचेंगे। हमें इशू बेस्ड बात करनी चाहिए। जो पर्सन स्पेसिफिक बात होती है ना कि ये तरमीम फ़लाँ के लिए की जा रही है, कानून साजी फ़लाँ के लिए की जा रही है, ये धरना फ़लाँ के लिए दिया जा रहा है, हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। हमें नेशनल ऑब्जेक्टिव को देखना सुप्रीमेसी देते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने सुना उनका जो भी आर्गूमेंट था मुर्तज़ा वहाब साहब का, आप कह रहे हैं हम इस पे नहीं मानेंगे, तो इस पे कंसेंसस अगर पैदा हो जाए, जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान पर पैदा हुआ था, जिसके लिए जॉइंट सेशन भी बुलाया जा सकता है, सब कुछ, फिर भी आपकी यही राय होगी? मेरी अपनी ज़ाती राय है ये, और मेरी ज़ाती राय इसमें, क्योंकि बाज़ चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। ज़ाती राय जो है शायद मेरे अंदर, जो मैं जितने अरसे से एक प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ उस वजह से शायद पैदा हो गई होगी, मगर जो कुछ भी है, मगर ये मुल्क के लिए मफाद में मेरे ख्याल के मुताबिक नहीं होगा। मगर इसके साथ एक और बड़ी बात जो अजीब है, देखिए हम ये जो कुछ करने जा रहे हैं, ये अचानक जो है ना वो अचानक जो है ना वो ये क्यों शुरू हो गया? और ये इससे पहले भी जो है 8 महीने तो इस गवर्नमेंट के हो गए हैं, उससे पहले हम इकट्ठे हम भी जो है ना, हमारी पार्टी भी इनके साथ गवर्नमेंट में रही है, 16 महीने वो शायद गुजारे हैं हमने, तो ये उससे पहले भी वक्त गुजरा है। तो ये मतलब अचानक जो है ना वो बाज़ जो चीज़ें बातें ऐसी हो रही हैं जो कि यूजुअल नहीं है। तो चीज़ें जब अनयूजुअल हो जाती हैं तो फिर अगर अच्छी नीयत से भी की जाएँ तो वो उसके ऊपर जो है वो एतमाद नहीं बनता। इसको बेहतर ये है कि इसके ऊपर ना सिर्फ एतमाद किया जाए, बल्कि जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर भी जो है ना वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना लें, जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट की अलाई हैं जिनके सहारे गवर्नमेंट खड़ी है, वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तरतीब दे दे और उसके बाद उसको पब्लिक कर दिया जाए, ताकि उसके ऊपर राय आ जाए, बार काउंसिल्स की आ जाए, बार एसोसिएशंस की आ जाए, आम जो ना। और मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है, पार्लियामान का काम है, पार्लियामान के ये जब तक ये नहीं करेंगे उसके बाद देखिए मेरी राय में भी तब्दीली का इम्कान हो सकता है। मैं भी आपसे सीख सकता हूँ, मैं किसी और दोस्त से सीख सकता हूँ, मुर्तज़ा साहब से सीख सकता हूँ। हम रिजिड नहीं है, मगर हम रोज़ जो है ना वो फर्द मोर वाइजर होते हैं, हम लोगों से सीखते हैं। तो ये सीखने का अमल जो है ना वो डिबेट जब शुरू होती है, माशरों के अंदर डिबेट होनी चाहिए, डिबेट जब शुरू होती है तो आपकी अकल में इजाफा होता है, आपके अंदर वसत में इजाफा होता है, तो इस तरफ मामले को लेके चलिए। ठीक, एक गुजारिश सिर्फ कर जी सर। 8 महीने पहले खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में यही हालात थे? नहीं थे। सिचुएशन हैज़ चेंज्ड। ठीक, ये ग्राउंड रियलिटी हमें मद्देनजर रखने की ज़रूरत है। और ओनस PTI के ऊपर, अगर PTI अपनी गवर्नेंस को, अपनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अपने सूबे में ठीक कर लेती है तो मेरे ख्याल में इस तरह की बात ही हम नहीं कर रहे होंगे। जी, मुर्तज़ा वहाब साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिद एक जी 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 यही सूरत हाल जो है ना मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब की पार्टी बलूचिस्तान में जो है उनकी हुकूमत है, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा जो उन्होंने PTI को मशवरा दिया, मैं सेम मशवरा यहाँ बलूचिस्तान के लिए भी दूंगा। बिल्कुल सही है। ठीक, वो इस पे भी आपसे एग्री हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, हमने देखा ज़्यादातर एग्रीमेंट्स हैं, माइनर डिसएग्रीमेंट्स हैं, और एक जो मुर्तज़ा वहाब साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं, एक चीज़ पे जो मुत्तफिक हुए कि पार्लिमान एक डॉक्यूमेंट बनाए और उसे फिर आवाम के सामने भी रखा जाए और उससे कंसेंसस के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरा एक एग्रीमेंट इस पे भी है कि KP की जो सिचुएशन है या बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है वो काफ़ी वॉलेटाइल है, ये मौलाना साहब खुद कह चुके हैं, पीपल्स पार्टी भी ये मानती है, नून लीग भी ये मानती है। तो क्यों ना मुल्क की क़यादत बैठ कर इस मामले को कंसेंसस के साथ हल करे। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद राना सनाउल्लाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे कि हुकूमत का इस सब कुछ पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बिलावल भुट्टो के तर्जुमान और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और JUI की सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की आइनी तरामीम के मामले पर काफ़ी डिटेल डिस्कशन आपने सुनी कि कहां कहां पे उनका एग्रीमेंट है, डिसएग्रीमेंट है। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर और नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी ने ड्राफ्ट जो है वो शेयर कर दिया है मौलाना के साथ।
अब एक तो क्या नून लीग को पता है कि उस ड्राफ्ट में क्या है, आप ऑन बोर्ड हैं बिल्कुल, कहां तक ये मामला पहुंचा? देखें, ये मामला जो है ये PMLN की गवर्नमेंट ने ही इनिशिएट किया था और एक मशावरत का बड़ा हेक्टिक जो है वो प्रोसेस हुआ और उसमें फिर ये समझा गया या ये मशवरा आया और ख़ास तौर पे ये बात मौलाना फजल रहमान साहब ने की थी कि इसको थोड़ा मज़ीद वसी किया जाए और थोड़ा इसको टाइम दिया जाए और ताकि इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा जामे तरीके से जो है वो बात हो। तो वो बात जो है वो मौलाना साहब भी और पीपल्स पार्टी भी जो है वो अपने तय उसको कर रहे हैं। बाकी बुनियादी तौर पे तो ये इनिशिएटिव जो है ये गवर्नमेंट ने ही लिया था और गवर्नमेंट पूरी तरह से इस प्रोसेस के साथ इन टच है और हम इसको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं कि ये आगे बढ़े और ये मामला जो है वो इंशाअल्लाह ताला अगले चंद दिनों में हमारी ये कोशिश है कि ये किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाए। अच्छा राज साहब, मौलाना साहब से काफ़ी तफसीली हमारी नशिस्त हुई दो मामले पर और कामरान साहब भी अभी ये बता रहे थे मुर्तज़ा साहब कि दो मामले पर तो एग्रीमेंट है। मौलाना आइनी अदालत के क़याम पर राज़ी हैं, चीफ जजेस की तैनाती पर जो है राज़ी हैं, चीफ जज जो भी होगा। फिर जजेस की जो तैनाती है उसमें पार्लिमानी कमेटी के किरदार पर भी मौलाना एग्री हैं। जहाँ पर डिसएग्रीमेंट है वो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल में कोर्ट है जिस पर मौलाना जो हैं वो अभी तक एग्री नहीं कर रहे। एक तो ये जो तजवीज़ है, ये जो अमेंडमेंट है, ये किसकी है? आपकी है, पीपल्स पार्टी की है? नहीं, देखें, ये जिस तनाज़ुर में इस तजवीज़ को देखा जा रहा है वो शायद इस तरह से है कि कोई 9 मई के हवाले से कोई मिलिट्री ट्रायल की जो है वो बात हो रही है। हालांकि 9 मई के वाक़यात जो हैं वो ऑलरेडी आर्मी एक्ट के तहत उनके मुकदमा दर्ज हैं और आर्मी एक्ट के तहत किसी सिविलियन को ट्राई करने या उसका ट्रायल करने में किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, ना लॉ में ना ही आइन में। आर्मी एक्ट जो है वो 1952 से जो है वो बारज़ वजूद में है, एक वैलिड एक्ट ऑफ अपना लॉ है। तो उसके तहत अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसमें जो भी उसमें आएगा तो उसका जो है वो ट्रायल हो सकता है। ये दरअसल जो है ये बलूचिस्तान और KPK के उन एरिया से मुतल्लक है जहाँ पे दहशतगर्दी के मामलात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि जो वाक़यात बलूचिस्तान में हुए हैं वो आपके सामने हैं। उन दहशतगर्दों का कोई सिविलियन कोर्ट में ट्रायल जो है वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हद तक मुश्किल है और उन एरियाज़ में जाके जो है वो कोर्ट्स का इस्टेब्लिश होना और जजेस का वहाँ पे ट्रायल करना, फैसले करना जो है वो काफ़ी एक मुश्किल अमल है। तो उस हवाले से एक बात जो है वो की जा रही है कि ये लोग जो बेगुनाह बेकसूर लोगों को बसों से उतार के उनकी आइडेंटिफिकेशन चेक करके उनको शहीद कर रहे हैं और जिस तरह से मज़दूरों को जो है वो वहाँ पे जो है वो गोलियों का निशाना बना रहे हैं, तो ऐसे सफाक और दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक तजवीज़ है कि उसके ऊपर जो है वो पार्लियामेंट गौर करे ताकि दहशतगर्दी की एक ये जो सिमत है, एक इंतहाई यानी सफाकाना जो एक तर्ज है, इसके ऊपर हैवी हाथ जो है वो डाला जाए। तो वो ठीक है, अगर कंसेंसस होता है तो हो जाएगी, अगर कंसेंसस नहीं होता तो नहीं होगी, जिन चीज़ों पे होगा वो हो जाएंगे। तो राज साहब, मौलाना साहब अगर ना माने, आपके जवाब से ये लग रहा है तो हुकूमत ये जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला ये ड्रॉप कर देगी? देखें, इसमें बाकी लोगों के भी जो है वो कंसर्न है, मैं किसी एक को इसमें पिन पॉइंट नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ों पे सभी की अपनी अपनी राय है, तो वो राय जब कंक्लूड हो के किसी कंसेंसस पे पहुंचेगी तो उसके मुताबिक जो है वो फिर आगे अमल होगा।
एक तजवीज़ है जो बिलावल भुट्टो ने दी, फिर ANP ने भी उसको इंडोज किया कि जो KP में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उस पर पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया जाए, इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए कि वहाँ पर ये हालात हैं। अब उसके बाद जो है जो भी फैसला कंसेंसस से पार्लियामान करे उस पर अमल कर लिया जाए, इसमें तो कोई कबात नहीं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। हालात तो खैर बलूचिस्तान में भी जो हैं और KP के भी हैं वो छुपे हुए तो खैर किसी से भी नहीं है और सभी को मालूम है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो लेकिन चलें, अगर कोई इस किस्म की ब्रीफिंग की ज़रूरत महसूस की जाती है तो बिल्कुल उसे होने में कोई हर्ज नहीं। और दूसरा KP के मामला, जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब के बयानात भी हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी, इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात भी फ्लोट की जा रही है कि जी वहाँ पर गवर्नर राज भी लग सकता है। हाँ, नहीं, मेरा ख्याल है कि ये बात अभी कबल अज़ वक्त होगी। अगर हालात उस लेवल तक जाते हैं तो फिर तो आइन में ये बात प्रोवाइडेड है, हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी हालात कुछ इस तरह से हैं कि इस किस्म का कोई कदम उठाया जाए। राना सल्लल्लाहु साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद नून लीग पंजाब के सदर से गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले राना सल्लल्लाहु साहब से तफसीली गुफ्तगू हो रही थी और प्रोग्राम के जो पहले 2 हिस्से थे उसमें हमने मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि मेयर कराची भी हैं और बिलावल भुट्टो के तर्जुमान भी हैं और साथ में JUI के जो सीनियर रहनुमा है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, उनकी भी तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। राना साहब, जो 63A का फैसला है, हम देख रहे हैं कि अदालती तकसीम को उसने मज़ीद वाज़े कर दिया है। क्या ये मामला आइनी बहरान की तरफ जाते नज़र आ रहा है? नहीं, ये कोई आइनी बहरान नहीं है। ये एक इंतहाई बेहुदा फ़ैसला है जो कि सुप्रीम कोर्ट के चेहरे पे, माथे पे एक बदनमा दाग है। ये उन फैसलों में से एक फ़ैसला है कि जिसको किसी तौर पे कोई डिफेंड नहीं कर सकता। इट अमाउंट्स टू री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट अमाउंट्स टू जो है वो मेड जोक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ज़्यादती की उन जज साहबान ने जिन्होंने पॉलिटिकल मोटिव्स और पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को सामने रखते हुए एक ऐसा फ़ैसला किया कि जिसको किसी एक बंदे ने भी पूरे मुल्क से, खा वो रिटायर्ड जज था, खा कोई हाज़िर था, खा कोई बार काउंसिल थी, खा कोई वकील था, किसी एक बंदे ने भी ये नहीं कहा कि ये फ़ैसला जो है ये दुरुस्त है। ठीक, ये बड़ी ज़्यादती की गई। तो ये फ़ैसला जो है ये तो एक बदनमा दाग के तौर पे इसे तो फौरी तौर पे मिटा देना चाहिए। इससे किसी किस्म की कोई जो है वो पोलराइजेशन वाली बात नहीं है। ये एक ऐसा फ़ैसला है कि जिसे होना ही नहीं चाहिए था और अगर बदकिस्मती से जो है हुआ है तो इसको फौरी तौर पे जो है वो ख़त्म किया जाना चाहिए। अच्छी तरमीम वाला जो मामला है, अगर मौलाना सब कुछ के बावजूद नहीं मानते, बिलावल साहब तो कह चुके हैं कि वो मान जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं मानते, नंबर्स कैसे पूरे करेंगे राना साहब? नहीं, देखें, इसमें हर सूरत की कोई बात नहीं है और मौलाना साहब के नाम मानने वाली भी बात नहीं है। मौलाना साहब के कहने पर ही, उनकी तजवीज़ पर ही जो मुशावरत के अमल को वसी और जो है वो बढ़ाया गया उसको, तो मौलाना उस प्रोसेस में पूरी तरह से शामिल हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना जो है वो इसमें जो है वो आगे नहीं आएंगे। वो बिल्कुल अपनी एक तजवीज़, अपनी एक राय, अपने एक ड्राफ्ट के साथ सामने आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर जो है वो माबैन अदर फरीकैन जो है वो इत्तफाक राय हो जाएगा। अचाई ने डी चौक पर एहतजाज का ऐलान कर दिया, इजाज़त देगी हुकूमत? उन्हें बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। उन्हें हर तरह से और हर कीमत पे रोका जाना चाहिए क्योंकि उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। उनका एजेंडा जो है वो अफरा तफरी और अनारकी फैलाना है। वो इस मकसद के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें सियासी सरगर्मियों की इजाज़त होती है। मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं होती। इस मामले की उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मतलब आप अदरवाइज़ कह रहे हैं हुकूमत इजाज़त नहीं देगी? जी, हुकूमत को किसी कीमत पे इजाज़त नहीं देनी चाहिए। आप किस तरह से किसी ग्रोह को ये इजाज़त दें कि वो मुल्क में अफरा तफरी फैलाने, रियासत पे हमला करने और जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करने के
जो है वो हिडन एजेंडे के साथ जो है सियासी सरगर्मियों की आड़ में जो है वो इस किस्म का प्रोग्राम जो है उसको चलाए, ये बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ना मुल्क का कानून ना मुल्क का आइन इसकी इजाज़त देता है। अच्छा, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने बयान ये दिया है कि हमसाए बदले नहीं जा सकते। अगर हमारे साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक रहते तो जितने पैसे IMF ने दिए ये पैसे हम उनको दे देते। एक इकॉनमी हमारी ऐसी हो गई है कि ऐसे ताने हमें मिल रहे हैं। एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। राना साहब, क्या जवाब देंगे? देखें, इसमें एम्बैरेसिंग महसूस करना तो हमारी एक अपनी सोच का एंगल हो सकता है, लेकिन ये बात तो अपनी जगह पे मुसल्लमा है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप और ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब ने तो हमेशा ये बात वो करते रहे हैं कि हमें हमसायों के साथ ट्रेड करनी चाहिए और हमें जो है वो अपने मामलात को थ्रू नेगोशिएशन जो है वो रिज़ॉल्व करने चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इस खित्ते में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तल्लुकात की जो नवीयत पिछले 70 साल से रही है, अगर ये इसके बरक्स होती तो इसका फ़ायदा पूरे खित्ते को होता और पूरा खित्ता जो है वो एक बेहतर पोजीशन में होता। लेकिन इसमें ये बात कि इसमें ज़्यादा कसूर किस तरफ है, ये एक जो है वो डिबेटेबल बात है। हमारा मौक़िफ़ तो ये है और शायद ये ज़्यादा दुरुस्त है कि हिंदुस्तान ने हमारे वजूद को तस्लीम नहीं किया और उसने हमारे वजूद को मटाने की कोशिश की और उसके बाद जो उसने कश्मीर से मुतल्लक पूरी दुनिया के साथ और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ वादा किया था उसको पूरा नहीं किया और उस वजह से वो हालात पैदा हुए जिसका नुकसान शायद हमें ज़्यादा पहुंचा है। उसमें हमारी अंदरूनी सूरत हाल भी ज़िम्मेदार है और हिंदुस्तान को भी इसका नुकसान पहुंचा है, ये ऐसा नहीं है कि उसे नहीं पहुंचा। तो बहरहाल ये बड़ी अच्छी बात होती है अगर ऐसे हालात ना होते, लेकिन बहरहाल इन हालात के ऐसा रखने में जो है वो हिंदुस्तान ने ज़्यादा जो है वो रोल अदा किया है। अगर वो अपना रोल ऐसा ना रखते तो शायद आज इस पूरे खित्ते के हालात जो है वो इसके बरक्स होते। राला साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, प्रोग्राम का अगर क्रक्स देखा जाए तो पीपल्स पार्टी, JUI और PMLN ये तीन मेजर पार्टीज़ हैं और उन्होंने मिलकर आईनी तरमीम लानी है। कोई मेजर डिसएग्रीमेंट हमें नज़र नहीं आया। आईनी जो अदालत है उसके क़याम पर तीनों पार्टियां मुतफिक हैं। चीफ जस्टिस को जिस तरह लगाया जाए उस पर भी मुतफिक हैं। जजेस की तकर्रुरी में पार्लिमानी कमेटी का किरदार दोबारा लाना, इस पर भी मुतफिक हैं। अगर कोई डिसएग्रीमेंट है, जो कि कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू से आपने सुना कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है, लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि हम रिजिड नहीं हैं, ये उनका ज़ाती जो है ओपिनियन है। और फिर साथ में एक एग्रीमेंट इस पे भी हुआ कि हुकूमत जो है वो एक ड्राफ्ट सामने लाए और अवाम के सामने वो रखा जाए। और दूसरा ये कि KP और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर जो है लॉ एंड ऑर्डर की जो वर्सनिंग सिचुएशन है, वॉलेटाइल सिचुएशन है, उस पर जॉइंट सेशन बुलाकर पार्लिमान को ब्रीफ किया जाए और अगर ज़रूरत है मिलिट्री कोर्ट्स की, सिविलियन का वहाँ पे ट्रायल की, तो फिर उस कंसेंसस के साथ आगे बढ़ा जाए। और राना साहब ने ये कहा कि अगर इस मामले पर कंसेंसस नहीं होते तो उसे ड्रॉप भी किया जा सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि आइंदा चंद दिनों में, 4 से 5 दिनों में शायद एक कोई ना कोई एग्रीमेंट जो है आईनी तरमीम पर वो एक्सपेक्टेड है, वो हो सकता है। तो आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।